हेलो। गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आवाज़ वगैरह प्रॉपर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? जय श्री राम। गुड आफ्टरनून, राम राम। अस्सलाम वालेकुम। चलिए। कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हो? राधे राधे। हाँ, वो थोड़ा सा स्टार्ट करने में सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ गया था, जिसकी वजह से 2-4 मिनट का समय ज़्यादा लग गया। चलिएगा। दिल्ली पुलिस का मैंने आपको बताया था कि आप फेसबुक वगैरह को चेक करते रहा करो। दिल्ली पुलिस का बैच आपका थर्सडे से स्टार्ट हो रहा है, बोले तो डे आफ्टर टुमारो। इसका टाइमिंग शायद 6 से 8 होगा। तो आप एक बार फेसबुक पे चले जाओ और फेसबुक पे जाके पुनीत चौधरी के नाम से आपको एफबी मिल जाएगी मेरी। जब आप सर्च करोगे तो वहाँ पर मैंने लिंक वगैरह एप्लीकेशन का सब मैंने आपको बता रखा है। तो आप जो बच्चा दिल्ली पुलिस का बैच लेना चाहता है, ठीक है, वो ले सकता है। पुनीत चौधरी के नाम से मेरी एफबी अकाउंट है। तो आपको मैंने लिंक वगैरह शेयर कर रखा है वहाँ पे, आप वहाँ से अपना जिन बच्चों को एडमिशन लेना हो ले सकते हो। चलिए, अब हम देर नहीं करते, ठीक है। पुनीत, PUNEET, पुनीत CHAUDHARY, पुनीत चौधरी के नाम से है ये, ठीक है। एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बहुत सारे बच्चे घर पे होंगे और कुछ तो रेगुलर टच में है पढ़ाई के और कुछ टच छोड़ चुके। उनको ये लग रहा है कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। तो दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी आ गई आपके पास, तो उन लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है जो ये समझ रहे थे कि 2020 में कोई वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक है। जो ये सोच चुके थे कि वैकेंसी आनी नहीं है और पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसके अलावा मैंने बीच बीच में पिछले कम से कम 1-2 महीने में आप लोगों से पूरा डिस्कस किया कि पढ़ते रहो, निरंतर आप अगर स्टडी करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ का। जो बच्चे छोड़ चुके उनको इस बात की समस्या आने वाले 2-4 महीने बाद पैदा होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपकी स्टडी में गैप हो गया, आपकी पढ़ाई में अगर गैप हो गया, आप अगर 2-3 महीना भी गैप दे देते हो तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दोबारा से फिर आप एकदम बिगनर की तरह काम स्टार्ट करोगे। तो टच में रहो और निरंतर अपनी स्टडी करते रहो। एक शेड्यूल थोड़ा सा बना लो, ठीक है। उस शेड्यूल के साथ आप लोग पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको भविष्य में काफ़ी फायदा मिलेगा। अभी तक हमने एडवांस में हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ लिए, जिसमें आपका सर्ड सिंथेसिस और अलजेब्रा आपका हो चुका। बहुत सारे बच्चे बोले थे कि सर प्रॉफिट एंड लॉस आप करा दो। तो लाभ हानि की मैंने सोचा कि हम लाभ हानि की स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे कि सर थोड़ा मोटिवेट कर दो। तो बेटा, मोटिवेट होने के लिए आपको मेरी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर आपको मोटिवेट होना है तो अपने पारिवारिक स्थिति देखिए, अपने माता पिता को देखिए, जो आप लोगों से इतनी उम्मीद रखते हैं, आप लोगों पर इतना भरोसा करते हैं, आपको पढ़ने के लिए दूर दूर तक भेज देते हैं। किसी को दिल्ली, किसी को पटना, मतलब शहरों में भेज देते हैं। उनको ये उम्मीद है कि आने वाली जो वैकेंसीज आएगी हमारा पुत्र या पुत्री उसमें सिलेक्ट होगी। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो उनको भी निराशा होगी। तो इससे अधिक मोटिवेशन क्या हो सकता है, समझ रहे हो? तो कृपया करके इस चीज़ को अपने दिमाग में रखो और डेली एक एक रूटीन आप बनाओ कि मेरे को इतने घंटे मैथ्स पढ़ना है, इतने घंटे रीजनिंग, इतने घंटे जीएस या इंग्लिश, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं। और फिर जैसे आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी होगी, आप में अपने आप ही कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा और फिर आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा और टेस्ट सीरीज वगैरह आप स्टार्ट करोगे लगाना, आपका स्कोर भी आना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम 2-4 दिन या 1 महीने में पास नहीं होता, उसके लिए सालों की मेहनत होती है। आज तक जो हमने पढ़ा, चाहे वो आपका 9th 10th 11th 12th है, वो केवल अब के लिए हम लोग पढ़ते हैं कि कल हम नौकरी करेंगे। अभी तक तो एक क्वालिफिकेशन जो आपकी है, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, 12th हो,
वो तो एक मिनिमम क्राइटेरिया है फॉर्म फिल करने का, वो तो हजारों लाखों लोग हर साल करते हैं। लेकिन अब जो हम लोग कर रहे हैं वो है जीवन को एक लय देने का, आपका लाइन आपके पास में है। आप पढ़ोगे तो एक लय आपको मिल जाएगी, नहीं पढ़ोगे तो दूसरा विकल्प शायद एक विद्यार्थी के पास नहीं होता जॉब के अलावा। फिर आप स्ट्रगल करके कोई कहीं की दुकान खोलेगा, कोई कुछ व्यवसाय करेगा, उसमें हो सकता है कि आप सफल भी हो सकते हो, उसमें आप फेल भी हो सकते हो, दोनों ही आपके बिजनेस में कुछ भी हो सकता है। तो मैं तो बार बार आपको एक ही बात बोलता हूं कि अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, और आपको मोटिवेट करने के लिए मेरी या किसी और अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आपसे बढ़िया आपको कौन मोटिवेट कर सकता है। डेली जब शाम को आप अपने चार पाए अपने बेड पर सोने के लिए जाते हो तो 1 मिनट का समय, 2 मिनट का समय अपने आप को दो और मूल्यांकन करो कि आपने आज के दिन में क्या सीखा। ठीक है, आप किससे भी झूठ बोल सकते हो, स्वयं से आप झूठ नहीं बोल सकते। आपकी आत्मा जो है वो आपको एकदम रियल जो रिजल्ट होगा वो आपको देगी कि वास्तव में आपने कितने घंटे पढ़ाई की या आप कितने रिजल्ट तक खरे उतर रहे हो। तो इस बात को आप अपने दिमाग में रखें और थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर लो। अभी जो बच्चे दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जीरो लेवल से लेके चलो। सभी लोग जीरो लेवल से लेके चलते हैं, भले आप लेट हो या आप जल्दी स्टार्ट कर रहे हो, एक दिन आपकी तैयारी टॉप पर पहुंच जाएगी। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट बाद में पढ़ लेता हूं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है बेटा, चलिएगा। बाकी कोई भी आपके मन में प्रश्न हो तो निश्चिंत होके, निर्भय होके आप पूछ सकते हो। जैसे कि मैंने टॉपिक का नाम लिया लाभ हानि, ये हर उस बच्चे के लिए है जिन्होंने मैथ्स पढ़ा है, जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं क्लास 10th तो आप लोगों ने पास की ही होगी, 10वीं तो पास करी होगी। बहुत सारे बच्चे जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए आते हैं, मेरे से कई बार उनका बातचीत होती है तो वो ये बोलते हैं सर हम मैथ्स स्ट्रीम के हैं ही नहीं। भाई आप मैथ्स स्ट्रीम के नहीं हो, 10वीं तो पास करी होगी ना। तो कंपटीशन की मार्केट में कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं का ही तो पार्ट है, पूरा अर्थमेटिक तो 8वीं तक है। ठीक है, बाकी 9वीं 10वीं में थोड़ा अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री ये वाला पार्ट आ जाता है। तो ऐसा मेरे ख्याल से कोई बालक नहीं है जिसने 10th पास ना की हो, हर बच्चा 10th पास किया होगा। तो ये तो आप अपने दिमाग से बात निकाल ही दो कि भाई मैंने मैथ्स बैकग्राउंड का मैं हूं या नहीं हूं। ठीक, दूसरी बात, अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं, मेरे पास मैथ्स को हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि एक तो होता है आपके पास अर्थमेटिक, एक होता है आपका एडवांस्ड। थोड़ी मेरी बात पूरी सुनना, आपको बड़ा अच्छी लगेगी बात ये। अगर मैं अर्थमेटिक की बात करता हूं, अंक गणित की बात करता हूं, अंक गणित वह गणित होता है जो आपके डे टू डे आपके व्यवहार में काम आता है, ये होता है अंक गणित। जैसे कि मैं यहां से अपने घर जाऊं और घर से यहां आऊं, मुझे कितना समय लगा, मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी रही होगी, वो व्यवहारिक है। अगर हम ब्याज का काम करते हैं, मान लो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ब्याज का काम करते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं, वो आप दुकान पे जाते हो, डिस्काउंट ले लेते हो कि भाई साहब ये मार्कर कितने का बोला, 100 रुपए का, कि बोला डिस्काउंट कितना मिलेगा, ये जोड़ घटा गुणा भाग। ठीक है, ये अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूं, ये आपका व्यवहारिक गणित है, ये आपका व्यवहार में आता है, ये आपके व्यवहार में आता है। नौकरी के अलावा भी इसका बहुत योगदान आपकी लाइफ में होता है। ठीक है, कल कोई भी आप जाओ, कहीं भी आप जाइए, तो इस मैथ्स का आपका यूज होना ही होना है हर जगह। चाहे आप सब्जी लो, चाहे आप खाना खाने जाओ, गणित तो वहीं भी यूज हुआ, जोड़ घटा गुणा भाग। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनकी कैलकुलेशन कमजोर होती है, आप लोग जितने बालक मुझे देख पा रहे होंगे, बहुत सारे बच्चों की समस्या है कि सर कैलकुलेशन कमजोर है, क्या करें। एक बात बताओ, ये बात शायद मैंने पहले ही बोली होगी, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में या किसी सब्जी वाले के यहाँ सब्जी खरीदने जाते हो या खाना खाने जाते हो, वहाँ पे सब्जी वाले की क्वालिफिकेशन क्या होगी? उस रेस्टोरेंट में जो लड़का हिसाब लगवाता है, मालिक की बात नहीं कर रहा मैं, जो लड़का हिसाब लगवाता है, जो आपको खाना डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? लेकिन वो तुरंत बोलता है जी 2 प्लेट ये, 3 प्लेट ये, 2 ये, 4 ये, 6 ये, आपका बिल होगा 153 रुपये। तो मतलब जब तक आप खाना खाने के बाद भी आप घर तक पहुंच जाओगे, आप हिसाब जोड़ते रहोगे, यार 40 रुपए की दाल थी, 20 रुपए की दही थी, 5 रोटियां खाई, और आपका हिसाब मैच नहीं करेगा। घर आने के बाद आप कैलकुलेटर उठाओगे, जोड़ोगे, जब मैच करेगा, हाँ बोला ठीक है। तो उसने कहाँ से सीखा? इतनी फास्ट कैलकुलेशन कहाँ से आई?
तो देर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। मैं बार बार बोलता हूं, कोई शॉर्टकट नहीं है सफलता का। आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। उसने मेहनत करी, उसकी डेली लाइफ में, उसकी रूटीन में वो कैलकुलेशन आ गई, उसकी फास्ट हो गई। सब्जी वाला फटाफट टमाटर प्याज सबके जोड़ जाड़ के, लो जी आपके इतने रुपये हो गए 47 रुपये। आप उसको जोड़ने में टाइम लगाते हो, उसकी क्वालिफिकेशन आपकी क्वालिफिकेशन में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा वो उस चीज में वर्क कर रहा है, वो डेली सुबह से शाम तक वही काम करता है। अगर आपको पेपर पास करना है, ठीक है, अगर आपको पेपर पास करना है तो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकली चीजों को समझना होगा। गुणा भाग, मोबाइल को ड्रॉप करो, मोबाइल को साइड में रख दो, अपने आप स्टार्ट करो, टेबल से याद करो। मैं पहले भी बोला था आपको कि कम से कम आपको 25 तक पहाड़े याद होने चाहिए। भाई 12 तक तो पहाड़े सभी को याद है, 12 तक याद है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बताया। मैंने नहीं कहा कि आप पहाड़ों को 45 तक 40 तक याद करो। मैंने वो चीज बताई जो एकदम बेसिक है। कम से कम 25 तक आपको टेबल से याद होने चाहिए। अगर मैं स्क्वायर्स की बात करता हूं, मैं वर्गों की बात करता हूं, कम से कम 30 तक आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। करना चाहो तो 50 तक कर लो, वो आपकी इच्छा है। प्रैक्टिस करते रहोगे, अपना आप आ जाएगा। अगर मैं क्यूब्स की बात करूं बेटा, अगर मैं घनों की बात करूं तो घन कम से कम जो क्यूब्स है वो कम से कम आपको 15 तक याद होने चाहिए। अगर आपने ये छोटी सी स्ट्रेटजी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर दी तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप औरों से कम 5 से 10 नंबर ज्यादा लेके आओगे। और ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये बिल्कुल बेसिक है। कल आपके घर में छोटे बच्चे भी होंगे, वो भी आपसे पूछ सकते हैं। आप उनको प्रेशराइज भी करते रहते हो कि टेबल सुना, टेबल सुना। अगर वो टेबल मान लो 17 का आप सुनते भी हो उनसे, या 13 का सुनते भी हो, आपको खुद याद नहीं है। देखो ये बात मैं जो बता रहा हूँ प्रैक्टिकल बात है। बहुत सारे बच्चे अपने मतलब जो बड़े घर में होते हैं, मान लो चाचा या कोई भी इस तरह का बच्चा, तो वो छोटे बच्चों को पकड़ लेते हैं जो 6th में 5th में या 4th में होता है कि बोला टेबल सुना। अब टेबल उनको खुद याद नहीं है, वो मोबाइल में ले लेके कैलकुलेशन कर करके देखते रहते हैं। जब उनको कॉपी में लिखते हैं फिर उनसे सुनते हैं कॉपी देख देख के। तो ये प्रैक्टिकल चीजें है। अच्छा लगेगा आपको भी जब थोड़ा सा आप लोग पढ़ोगे, एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो वो कॉन्फिडेंस जब आएगा जब आप वर्कआउट करोगे, ठीक है। और ये जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था अगर हम ड्रॉप आउट कर देते हैं तो फिर से हमें जीरो से शुरू करना पड़ता है। अगर हम चीजों को छोड़ दें और फिर 3-4 महीने बाद हम उसको स्टार्ट करें तो जीरो से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो ये गैप नहीं आना चाहिए, ये गैप नहीं आना चाहिए। अगर ये गैप आपके बीच में आ गया, आपके पढ़ाई के बीच में, कुछ बच्चे तो छोड़ ही देंगे, वो पढ़ेंगे ही नहीं। बोला भाई अब तो मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का, बहुत दिन हो गया, अब क्या करेंगे। और कुछ पढ़ेंगे तो उनको बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, परिस्थितियों के साथ लड़ना पड़ेगा कि यार सब कुछ भूल गया मैं, दोबारा से एक नए जीवन में वो आप एंट्री करने वाले हो, ठीक है। तो बेटा इस चीज को मैं बार बार बोलता हूं, और फिर मैं यही बात बोलता हूं कि देर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। वो लोग जो कहते हैं कि मैं 10 लाख रुपए दे के, 12 लाख रुपए दे के, बहुत सारे बच्चे मेरे को भी बोलते रहते हैं, थोड़े जो ओपन हो जाते हैं बच्चे, कई लोग होते हैं कोचिंग में आते हैं, थोड़े टीचर के आसपास रहते हैं, बोले गुरुजी पैसे लेके लगवा दो, कहीं ध्यान रखना है ना। बेटा ये अगर कोई आपको पैसे लेके लगवा रहा है तो बिल्कुल उनके चक्कर में ना हो। उससे पहले बात तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो। वो तो मान लो हजारों में से एक का गलत काम वो कर सकता है, लेकिन जो हजारों बच्चे उनको जीवन बर्बाद हो जाएगा ना। अपनी सफलता अपने हाथ में रखो, मेहनत करो, इतनी मेहनत कर दो कि आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम दो, आप सीपीओ का एग्जाम दो, आप एसएससी का एग्जाम दो, एनटीपीसी का एग्जाम दो, लेखपाल का एग्जाम दो, तो आपके हर पेपर पास हो, उस लेवल तक आप पहुंचो। और अगर आप मन से पूरा आप 1 साल अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हो ना, तो मैं भरोसा दिलाता हूं आपको कि आप कोई भी एग्जाम दोगे जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, आपके उस लेवल के सारे एग्जाम पास होंगे। बस आपको मन से और एक स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। स्ट्रेटजी का मतलब ये है, ऐसा भी नहीं है कि आप लोग बेसिक क्वेश्चन करते जाओ, जो समझ में आए हल्के हल्के क्वेश्चन करते जाओ, बोला जी ये तो आ गए, पेपर में गए, वो लेवल पेपर में आता ही नहीं आजकल। वो लेवल जो पेपर का है उस लेवल को आपने करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं अब स्टार्ट कर देता हूं पढ़ाना, आप आगे चलिएगा। चले बेटा, चले आगे। अजय कुमार बोलता है कि क्लास शुरू कीजिए सर। तुझे पढ़ना है तो पढ़ ले, नहीं पढ़ना है तो भाग जा। तुझे किसी ने इनवाइट नहीं किया, और ना तेरी को तू इतना बड़ा हुआ कि तू ये इंस्ट्रक्शन मेरे को दे कि सर क्लास स्टार्ट कर दो, ठीक है। आप जैसे और भी बच्चे देख रहे हैं वो सब ध्यान से सुन रहे हैं बातों को।
पढ़ने के अलावा 90% ये चीज काम करती है जो मैं बता रहा हूं। जहां जहां हम लोग गलती करते हैं, बहुत सारे लोग परसेंटेज में 10%, 15%, 20% पे काम कर रहे हैं, पेपर में मान लो 11 से 1/9% आना स्टार्ट हो गया। तो चीजें जो पेपर के हिसाब से है उस पर वर्क करना स्टार्ट करो। अगर आप मान लो तैयारी भी कर रहे हो और उस लेवल की तैयारी नहीं कर रहे जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस तैयारी करने का फायदा नहीं है। जैसे कि मैं अभी आपको एक चैप्टर लेके चलूंगा और आपको मैं बेसिक से बेसिक बात आपको बताऊंगा, तो कृपया करके इस बात को समझना। और जो मैंने बताया टेबल्स वगैरह, ये आपको अर्थमेटिक एडवांस हर जगह काम आएंगे, इवन रीजनिंग में भी काम आएंगे। ठीक है बेटा, अब जरा मेरी बात सुनिएगा। जैसे कि मैंने यहां पे दो टर्म लिखे, एक प्रॉफिट एंड लॉस, दो अलग अलग टर्म है, एक प्रॉफिट है और दूसरा आपका लॉस है। प्रॉफिट को मैं क्या बोलता हूं हिंदी में, मैं इसको बोलता हूं लाभ। ठीक है, अभी कुछ समय के लिए कमेंट बंद कर दो, लाभ एवं हानि। अगर आपने कभी भी लाभ हानि नहीं पढ़ा होगा तो भी आपकी समझ में आएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं आपकी समझ में आएगा। बस आपको चीजें समझती जानी है और एक अच्छी सुंदर सी कॉपी बनानी है। 1 घंटे का समय लेता हूं डेली में आपका, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि भविष्य में अगर आपको कभी भी ये चैप्टर दिक्कत करे तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं ये वीडियो मतलब आपकी डिलीट कर दूंगा, आप अनलाइक करके चले जाना, और तो कुछ हम कर नहीं सकते। तो बेटा ये छोटी छोटी बातें सबसे पहले हम जानेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। देखो जब भी कभी लाभ हानि का जिक्र आए तो लाभ हानि, सुजीत कुमार बेटा परसेंटेज भी बता देंगे, लेकिन लाभ हानि से परसेंटेज को कंपेयर मत करो, आप समझो बातों को। लाभ का मतलब क्या है पहले तो ये समझो, और हानि का मतलब क्या है ये समझो। जैसे कि मान के चलो मैं एक व्यापार शुरू किया और मैंने उसमें 1 लाख रुपए लगाए। मैंने मान लो एक व्यापार शुरू किया, एक दुकान खोली और 1 लाख रुपए का मैंने इन्वेस्टमेंट किया। 1 लाख रुपए लगाकर और मेरे को 1.5 लाख रुपए बच गए। मेरी लागत कितनी लगी 1 लाख की, और मुझे मिल कितने गए 1.5 लाख। तो मेरे को लाभ हुआ कि हानि हुई? आप कहो जी 1 लाख रुपए लगे थे, 1.5 लाख रुपए वापिस आ गए, 50,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये कहते हैं हम लोग प्रॉफिट, ये होता है आपका प्रॉफिट। अगर मैं हानि की बात करता हूं लॉस की, जिसको हिंदी में कहते हैं हानि। अगर मान के चलो मैंने एक दुकान स्टार्ट करी 1 लाख रुपए लगाकर, ठीक है, और दुकान चली नहीं, ठीक है, 1 लाख रुपए लगाकर और रिटर्न मेरे को मिल रहा है मान के चलो 70,000 रुपए का, या मान के चलो ये मार्कर लेके आया मैं 100 रुपए का, कितने रुपए का 100 का, और बेटा मैंने बेच दिया 50 का। मेरी जेब से कितने रुपए लगे थे आप ध्यान दो, मेरी जेब से लगे थे 100 रुपये, और मैं बेच कितने का रहा हूं 50 रुपये का। 100 रुपये लगे थे, 50 रुपये का दे दिया, 50 का घाटा हुआ। यह होता है हानि। इस क्लास में हर बच्चा जानता होगा कि लाभ क्या होगा, हानि क्या होगा। इसमें बेसिक बेसिक 2 बातें होती है उन बातों को समझो बेटा। सुनो, एक टर्म होता है सीपी और एक टर्म होता है एसपी। पूरा का पूरा लाभ हानि इन 2 टर्म्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। सीपी को हम लोग कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं, सीपी को हम लोग कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपी, कॉस्ट प्राइस। सुनते रहिए एक एक बात, सीपी इज नोन एज कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम लोग बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। इससे बेसिक और कुछ नहीं हो सकता। दूसरा होता है एसपी, इसको बोलते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। जैसे कि आप इंग्लिश फुल फॉर्म से नाम समझ रहे होंगे, सेलिंग का मतलब जो वस्तु बेची जाती है, इसको हिंदी में बोलेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। 2 अलग अलग टर्म होते हैं, ठीक है। बेसिक समझाना बेहद जरूरी है क्योंकि हमारे बीच में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उन्होंने पहले नहीं पढ़ रखा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य भी इसको बोलते हैं, लागत मूल्य, क्रय मूल्य, ये सब इसके नाम है। सेलिंग प्राइस बिक्री मूल्य या बिक्री दाम, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य इसके नाम है, ठीक है। इसको, ये कॉस्ट प्राइस होता क्या है पहले इसको थोड़ा समझो। जिस दाम पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, जिस दाम पर कोई वस्तु परचेज की जाती है, उस दाम को मैं क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कहता हूं। जिस दाम पर कोई वस्तु बेची जाती है
उस दाम को मैं विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कहता हूं। समझ में आ गई दोनों बात? क्या ये दोनों टर्म्स समझ में आ गए, सीपी और एसपी? सीपीएसपी समझ में आ गए बेटा? बस 2 मिनट का समय दो, उस 2 मिनट के समय में ये बेसिक बातें खत्म हो गई, सीधा हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हाँ, मैं इस चैप्टर को जो बताऊंगा आपको, आप सुनिएगा। इस चैप्टर की लगभग मैं आपको 125-150 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इस चैप्टर में, और वो 125-150 क्वेश्चन की सीट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बिल्कुल टेंशन ना लो। और उसके अलावा 100 क्वेश्चन की सीट एडिशनल और आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। तकरीबन आपके पास में 250 से 300 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो फिर आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा कांस्टेबल, पुलिस के सारे एग्जाम, बैंकिंग के सारे एग्जाम, एसएससी के सारे एग्जाम, टीयर 1 टू टीयर 2, ठीक है, जो भी यूपीएससी में एग्जाम होता है, सी सेट, यूपी टेट, सारे जितने भी मैथ के पेपर आएंगे, ये हर पेपर में आपका पूछा जाता है। सबसे बड़ी खास बात लाभ हानि की यही है कि यहां से हर पेपर में क्वेश्चन आता है, और अगर आप निरंतर इसकी क्लास लगातार करते रहे, आपके लेवल में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा और आप 100% क्वेश्चन बनाओगे। यूपीएसआई भी हो चाहे कोई भी हो बेटा। अब लाभ कब होगा? सबसे पहली बात आई लाभ की। लाभ, अगर मैं कहूं प्रॉफिट, बेटा प्रॉफिट हमारे पास 2 टर्म है, एक है सीपी और दूसरा टर्म है एसपी। अब मेरे को यह बताने की जरूरत नहीं कि सीपी क्या है। किसी दाम पर जब कोई वस्तु खरीदी जाती है, उस दाम को क्रय मूल्य कहता हूं, सीपी कहता हूं। जिस दाम पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको मैं सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कहता हूं, ठीक है। जैसे मैं लाभ की बात करता हूं, हिंदी में इसको लाभ और इंग्लिश में प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कब होगा? दिमाग लगाओ बेटा, यहीं से आपकी शुरुआत हो गई। प्रॉफिट कब होगा? जब वस्तु मैं सस्ती लाके महंगी बेच दूंगा। लाभ कब होगा? जब वस्तु कम दाम की आएगी, मान लो 100 रुपए का लाके 101, 120, 150 का बेच दो, तभी तो लाभ होगा। तो सस्ती आएगी और महंगी बेचेंगे, मतलब लाभ कब होगा? लाभ जब होगा जब बिक्री मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से, तभी तो होगा। बोले तो लागत कम आई और महंगी बिक गई, तभी तो लाभ होगा। प्रॉफिट कब होगा? एसपी में से सीपी घटा देंगे, जो बचेगा वो लाभ होगा। बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलो बेटा। समझ में आ गया? एक, अगर मैं लॉस की बात करूं, हानि की बात करूं, हानि क्या होगी? हानि, जिसको मैं हिंदी में कहूंगा हानि और अंग्रेजी में कहूंगा लॉस। हानि या लॉस की बात ऐसी है, हानि कब होगी? अगर मैं इस मार्कर को 100 रुपए का लाऊं, मेरी लागत 100 रुपए की है, उससे कम में बेच दूं तो हानि होगी। सिंपल सी बात समझ में आ रही है बेटा? हानि जब होगी जब आपका सीपी बड़ा हो एसपी से। हानि तब होगी जब सीपी बड़ा हो एसपी से, मतलब लागत मूल्य, लागत ज्यादा हो जाए और बेचा वो कम में जाए, तब आपकी हानि होगी। बोले तो लॉस का मतलब होगा क्रय मूल्य में से बिक्री मूल्य घटाएंगे, उतने का लॉस होगा। किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट कर दो। समझ में आ गया? बस अब आप छोटी सी बात सुनो, जैसे कि कुछ बच्चों के मन में एक प्रश्न उठ रहा था कि सर परसेंटेज का यूज होगा। परसेंटेज, इतनी परसेंटेज आप सभी लोग जानते हो, और अगर नहीं जानते तो 10 मिनट के समय में मैं परसेंटेज का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा, उससे सारे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो बेटा, इस परसेंटेज के सिंबल को रिमूव करने के लिए, इस परसेंटेज के सिंबल को रिमूव करने के लिए 1/100 का यूज होता है, और इसको लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। अगर आप नहीं जानते तो बेटा परसेंटेज की कोई भी किताब आपके आसपास होगी, उसको एक थोड़ा सा एक बार देख लेना। जैसे कि आप एक बात बताओ, प्रैक्टिकली बातें समझ में आ जाएगी।
अगर मैं ये कहूं इस व्यवसाय में 50% भागीदारी आपकी है, अगर मैं ये कहूं कि इस व्यवसाय में 50% भागीदारी आपकी है, 50% का मतलब क्या है? आधी आधी। बात समझ में आए बेटा? 50% का मतलब होता है 1/2। 1/2 क्या होता है? 1/2 होगा कि नहीं होगा? ये कैसे आया? देखो, मैंने अभी अभी बताया, परसेंटेज के सिंबल को हटाने के लिए 1/100 से गुणा करेंगे, 1/100 से गुणा करेंगे। जब 1/100 से गुणा करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 1/2। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? इसी तरीके से मैं 5-6 परसेंटेज की बेसिक बातें आपको लिख देता हूं, उसी पर क्वेश्चन है, ये आपको याद होने चाहिए। मैं इसको बार बार आपको नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है? मैं इसको बार बार नहीं लिखवाऊंगा, आप इसको कंठस्थ करके चलना। बात सुनना बेटा एक बार, जैसे कहीं 100% है तो 100% का मतलब होता है 1। कितना होता है? 1। अगर कहीं 50% लिखा हुआ है तो बोलो 50% कितना होगा? 1/2। अगर कहीं 33 सही 1/3% लिखा हुआ है, इसका मतलब कितना है? 1/3। बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट हो सकता है कि कहीं ना कहीं 33 सही 1/3%, 1/3 कैसे लिख दिया? उन बच्चों को जिनका बेसिक कमजोर है उनके लिए बता रहा हूं। ये मैंने पहले भी बताया था बेटा, इसका मतलब है 33 7 में 1/3। बोलो बेटा है कि नहीं? और ये तो परसेंटेज है बाहर, ये तो परसेंटेज है। 3 इंटू 33, 33 दिया 99, 99 और 100, तो बेटा 100/3% है कि नहीं? बोलो बेटा है कि नहीं? 100/3%। परसेंटेज के सिंबल को हटाने के लिए बेटा क्या करूंगा मैं? बोलो बेटा क्या करूंगा? 1/100 से गुणा करूंगा। जब 1/100 से गुणा करूंगा तो बेटा कितनी आएगी? 1/3 आ जाएगी। बोलो आया कि नहीं आया? निश्चित रूप से आपकी बात समझ में आ गई होगी, है? ये 33 सही 1/3। आगे चलते हैं। अगर कहीं 25% लिखा हुआ है, 25% को बच्चों में क्या लिखूंगा? 25। और बेटा इस सिंबल को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? 100 से 1/100 से गुणा कर दूंगा, तो बेटा कितना आएगा? 1/4। 1/4 समझ में आ गया कि नहीं? ध्यान से सुनते रहो, आपको बस फिर कोई भी परसेंटेज ब्रेक करना आ जाएगा। 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 20% का मतलब होगा 20 इंटू 1/100, यू विल गेट 1/5। 1/5 आएगा। बोलो यस सर। अगर कहीं 16 2/3% लिखा हुआ है, 16 सही 2/3%। इधर आओ, 16 3 48 और 2 50। बेटा इसको लिख सकता हूं 50/3%। 50/3%। इस परसेंटेज को हटाने के लिए मैं 1/100 से गुणा करूंगा, तो बेटा कितना आएगा? 50 से 2 बार 3 दूना 6, 1/6 आ जाएगा। ये वो बातें हैं जो आपने अगर कहीं कोचिंग करी होगी तो निश्चित रूप से पढ़े होंगे। अगर कोचिंग नहीं करी होगी तो बेटा सीख लो, एक बार देखोगे, जानोगे, समझोगे, अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, अपने आप याद हो जाएगा। अगर आप ये सोचो कि आज ही ये दिमाग में आ जाए और रट जाए, कभी ना भूलूं कभी ना भूलूं, तो अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। मेन चीज है प्रैक्टिस की। अगर बच्चों 14 2/7% लिखा हुआ है तो आप इसकी गुणा भाग करेंगे तो आपका आएगा बेटा ये 1/7। अगर बच्चों 12.5% लिखा हुआ है, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2% है, तो ये आएगा 1/8। अगर आपका लिखा हुआ है 11 सही 1/9%, 11 1/9%, इट विल कम्स 1/9। इट विल कम्स 1/9। ठीक है। अगर कहीं लिखा हुआ है 10%, 10% ऑलवेज गिव्स यू 1/10।
बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कहीं लिखा हुआ है बेटा 9 1/11%, इट विल गिव्स यू 1/11। ये वो बातें हैं जो परसेंटेज का बेस होता है। अब मैं ये चीजें आपको क्यों बता रहा हूं, इसका रीजन आपको आने वाली 10 मिनट बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस देखो, आप अपने मन से ये बात छोड़ दो, आप अपने मन से बात निकाल दो कि सर मैंने परसेंटेज नहीं पढ़ रखी, क्या लाभ हानि समझ में आएगा? 100% समझ में आएगा। अर्थमेटिक की शुरुआत कहीं से कर लो, जहां से मन करे वहां से कर लो, नंबर सिस्टम से कर लो, परसेंटेज से कर लो, एवरेज से कर लो, सीआई से कर लो, ये बेसिक पता होना चाहिए। और ये परसेंटेज का भी है, ये आपका लाभ हानि का भी है, ये हर जगह काम आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? एक बार बस कमेंट बता दो, कमेंट कर दो समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। फिर मैं आगे चलता हूं। समझ में आ गया सभी को? सभी लोग तैयार है बड़े भाई? अब हम आपको बताएंगे कि लाभ हानि के क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब हम चलते हैं लाभ हानि के ऊपर। बेटा सुजीत बैकग्राउंड ब्लैक नहीं कर सकते, उसमें दिक्कत आती है मेरे को पढ़ाने में। बहुत बढ़िया। हाँ, इसी के साथ हमारे जो परिवार है वो 10,000 सब हो गया। अब हम 10,000 तक पहुंच गए। ये सभी संभव हुआ आप लोगों के असीम प्रेम और सहयोग से। और उम्मीद करता हूं कि जैसे कि आज हमने नया अध्याय शुरू किया और इसमें कुछ बच्चे हो सकते हैं आज हमसे नए जुड़े हो, और जो नहीं जुड़े आप लोग उनको जोड़िए। जो अभी तक एडवांस मैथ्स नहीं पढ़ रहे थे उन सबको कनेक्ट करो। हम चाहेंगे जल्दी ये 10,000 1,00,000 तक पहुंचे और हमारी फैमिली बड़ी होती जाए। ठीक है, चलिएगा। अब बेटा बात सुनिए, अगर मैं लाभ हानि की बात करूं, लाभ हानि को आसान बनाना मेरा काम है। ठीक है, इतना आसान बना दूंगा कि भारी से भारी क्वेश्चन भी चुटकियों में सोल्व करोगे। बस अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ, सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। जब भी कभी कुछ बेसिक बातें सुनो, जब भी कभी लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस की बात करता है, जब भी कभी लाभ हानि की बात करेगा, जब भी कभी लाभ हानि की बात करेंगे, ठीक है बेटा, लाभ हानि की बात करेंगे, याद रखना लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर काउंट होता है। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य या सीपी पर काउंट होता है। प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज काउंटेड ऑन सीपी। लाभ या हानि हम क्रय मूल्य पर निकालते हैं। बात समझ में आ गई? लाभ हानि क्रय मूल्य पर काउंट होता है। अब कुछ बातें सुनो जो आपको समझ में आएगी। मैं कहता हूं बेटा ये जरूरी चीज है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये जरूरी चीज है। मैंने कहा अगर मैं कहीं पॉजिटिव सिंबल का यूज कर लूं तो समझ लेना कि वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट, हम लाभ के बारे में बात कर रहे हैं। इतनी तो अंग्रेजी समझ लेते होंगे बेटा, प्रॉफिट का मतलब, ठीक। अगर कहीं मैं नेगेटिव सिंबल की बात कर रहा हूं, इट रिप्रेजेंट्स लॉस, ये किसकी बात कर रहा है बेटा? लॉस की बात कर रहा है। अगर कहीं मैं ये बात लिख दूं पॉजिटिव तो समझ लेना कि वो प्रॉफिट है, अगर नेगेटिव यूज कर लूं तो मान लेना आप कि वो लॉस है, ठीक है। अब बात सुनना, अगर मैं कहूं कि मेरे को 10% का प्रॉफिट हुआ, मैं ये बोल दिया कि 10% का प्रॉफिट हुआ, बेटा पूरी बात सुनो, बस 1 मिनट का समय दो। अब एक बात बताओ, आप लोग चाहो तो इसको बेसिक से कर लो कि भाई माना सीपी बराबर 100 था, प्रॉफिट कितने का हुआ बेटा? 10% का, ठीक है। आप ऐसे देखोगे कि 10% किसका निकालना है बेटा? 100 का निकालना है, तो कितना निकल के आएगा? 10 रुपया। अगर 100 रुपये का वस्तु है तो कितने का बिकेगा? 110 का, ठीक है। लेकिन ये ट्रेडिशनल तरीका हो गया, ट्रेडिशनल तरीका हो गया। पिछले कुछ दशकों में कुछ बदलाव आया, और बदलाव ये आया, पहले तो आर एस अग्रवाल काफी होती थी, बेसिक एक्स मान के कर लेते थे, फिर 100 मान के कर लेते थे, ट्रिक मान के कर लेते थे, ट्रिक बना बना के। लेकिन बेटा अब वो बच्चा पेपर पास करेगा जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, जिसको फ्रैक्शन वैल्यूज पता होगी, वही बच्चा पेपर में अच्छा स्कोर करेगा, ठीक है। जैसे कि मैं बोला कि 10% का प्रॉफिट हुआ, 10% का मतलब क्या होगा पहले मुझे बताओ। अभी अभी लिखवाया था 10% का मतलब होगा 1/10,
10% का मतलब होगा बेटा 1/10। ठीक, मैं ये कह रहा हूं कि प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा किस पे काउंटेबल होता है, सीपी पे। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू जो नीचे है ये हमेशा सीपी का काम करेगी, क्योंकि किसकी रेस्पेक्ट पे लाभ होता है, सीपी की। किसकी रेस्पेक्ट पे हानि होती है, सीपी की। लाभ हो या हानि हो हमेशा किसका होता है, क्रय मूल्य का। लाभ होगा या हानि होगा हमेशा किस पे होगा, क्रय मूल्य पे। अगर 10 रुपए का खरीदा या 10 रुपये उसका लागत है तो बेटा प्रॉफिट कितने का है, 1 का। तो मैं ऐसे क्वेश्चन को अपने मन से ऐसे लिख दूंगा, अगर वस्तु का सीपी 10 है ना तो मैं उसको कितने का बेचा होगा, 11 का बेचा होगा। बेटा यहां पे क्या माना था मैंने, सीपी अगर 100 रुपए मानूं, 10 का प्रॉफिट हुआ तो कितने का बिका, 110 का। तो यहां भी तो घुमा फिरा के बेटा 110 और 11 ही आएगा, देखो वही आएगा कि नहीं। जो मैं बताना चाह रहा हूं आप बातों को पकड़ करना स्टार्ट करो, बहुत बेसिक बातें हैं। ठीक है, अगर मैं ये कहूं बेटा 20% का प्रॉफिट हुआ, प्लस सिंबल में प्रॉफिट से बचने के लिए लिख देता हूं, 20% का मतलब होगा 1/5, 1/5। अगर वस्तु का सीपी 5 रुपया है तो बेटा प्रॉफिट कितने का है, 1 का, है कि नहीं। अगर वस्तु 5 रुपये की आई तो कितने की बिकनी चाहिए, 6 की बिकनी चाहिए। ये मैं बेस तैयार कर रहा हूं आने वाले क्वेश्चनों का। ठीक है, ये आने वाले क्वेश्चनों का बेस तैयार कर रहा हूं, इसको सुनिए। समझ में आ गया बेटा। अब जैसे कि अगर मैं कहूं कि 12.5% का प्रॉफिट हुआ, बेटा बात सुनो, 12.5% का प्रॉफिट, 12.5% के प्रॉफिट का मतलब है बेटा 1/8। समझो, देखो कमेंट अभी कम करो, जब मैं कहूंगा जब कमेंट करना। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 8 रुपया है तो कितने का प्रॉफिट होगा, 1 का। अगर इसको 100 मान के करोगे तो फंस सकते हो, अगर 100 मान के करोगे तो फंस सकते हो बेटा। अगर सीपी 8 है और मैं उसको 9 रुपए का बेच दूं तो मेरे को 12.5% का प्रॉफिट होगा। एक रिलेशन मेंटेन कर रहा हूं, रेशियो बनाना आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, अगर मैं ये कहूं बेटा 16 सही 2/3% का लॉस हो गया, बेटा प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा किस पे होगा, सीपी पे ही होना है। तो 16 सही 2/3 होगा, 1/6। लॉस मैं माइनस से रिप्रेजेंट कर दूंगा, आपके लिए भविष्य में अच्छा होगा। अगर वस्तु 6 की आई तो 1 का लॉस हो गया। इसका मतलब वस्तु अगर 6 रुपये की है तो बेटा कितने की बिकी होगी, 5 की बिकी होगी। ये रेशियो का केस है। अगर आपने ये बात समझ में आ गई ना तो प्रॉफिट और लॉस का आधा प्रॉफिट एंड लॉस आपने पढ़ लिया, ये मान लो बस। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। बच्चों एक बार बस अब कमेंट कर दो, समझ में आ गया। चले भाई आगे देखो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप मेरी बात सुनिएगा। हाँ बहुत इजी है, मतलब ये सबसे इजी है। मैं बताया था शुरुआत में आपको कि मैं एकदम जीरो लेवल से एकदम लेके चलूंगा आपको, ताकि जो नए बच्चे हैं वो भी हमसे अच्छी तरह जुड़ पाए, और जो मेरे से पढ़े हुए होंगे उनको तो कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए बेटा फिर। ठीक है, देखो यहां पे आइए सभी लोग, यहां देखिए, वारिस चीनू सभी लोग बेटा इधर आओ। मैं कहता हूं एक दुकानदार, देखो मैं क्वेश्चन एक बार आपको वैसे ही बोल देता हूं, बात सुनना। अभी पूरी मेरे पास पीडीएफ तैयार है, उस पीडीएफ को अभी मैं नहीं मतलब यहां पे दे रहा हूं, अभी थोड़ा बेसिक बता रहा हूं, इसलिए मैं उस पीडीएफ से क्वेश्चन नहीं कर रहा, पहले बेसिक क्वेश्चन दे देता हूं। देखिए वो कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% का प्रॉफिट कमाता है। कितने का प्रॉफिट कमाया, 10% का। कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा अभी, और उस वस्तु को 2200 रुपये में बेच देता है। कितने रुपए में बेच देता है, 2200 में। तो पूछ लिया बताओ वो वस्तु कितने रुपये की आई थी। नोबडी गिव द आंसर, कोई बच्चा आंसर नहीं देगा, मैं जानता हूं आप लोग आंसर दे सकते हो। ठीक है बेटा, यह कहा एक दुकानदार कोई वस्तु खरीदा, उसको 10% का लाभ कमाया
और उसको 2200 में बेच दिया, तो बताओ कितने में खरीदा होगा। बहुत सारे तरीके से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि बेटा पेपरों में ऐसा क्वेश्चन अब नहीं आता, ये बेसिक है तो मैं बता देता हूं फिर भी। बेटा प्रॉफिट कितने कमाया, 10% कितना होता है, 1/10। अगर 10 रुपए की खरीदी तो बेटा 1 का प्रॉफिट कमा दिया। अगर मैं वस्तु को 10 का खरीदा तो मैंने वो कितने का बेच दिया बेटा, 11 का बेच दिया। लेकिन क्वेश्चन में कितने का बिक रहा है, वो क्वेश्चन में बेच रहा है 2200 का, तो 11 की वैल्यू कम। अब ये कंपेयर मेथड है, 11 की वैल्यू कितनी होनी थी बेटा, 2200, 11 दूनी 22, डबल जीरो, 11 दूना 22 डबल जीरो, किससे गुणा करूंगा, 200 से। बेटा यहां भी 200 से गुणा कर दो, जब 200 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 2000। अब आप इसको, इस सवाल को करने का, अब आप इस पूरी सवाल को करने का, इस क्वेश्चन को बनाने का 5-10 तरीके हैं। एक्स मान के कर लो, 100 मान के कर लो, ठीक है, फ्रैक्शन मान के कर लो, रेशियो मान के कर लो, ठीक है, कुछ भी मान के कर लो, लेकिन मैंने आपको वो तरीका बताया जो सबसे सटीक, सबसे सिंपल, सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। चलो बेटा, अभी आप पवन बाद में पूछना बेटा, अभी समझ में आया, कुछ बातें क्लियर हुई, एक बार बोलो बातें क्लियर हुई कि नहीं। Ratio is the simplest way to solve all the questions of percentage and profit and loss as well as CI, SI। बहुत सारे चैप्टरों में रेशियो कॉन्सेप्ट लगता है, रेशियो सीखेंगे, सबसे बेस्ट है, मैं आपको बताता रहूंगा। एक दुकानदार कोई वस्तु खरीदता है, मेरे को नहीं पता कितने खरीदी, उसको लॉस पे बेच दिया 12.5% की हानि पर, 12.5% की हानि पर, और उसको बेच दिया 7700 रुपीज की। तो बताओ सीपी कितना होगा। अभी कोई बच्चा आंसर नहीं देगा, पहले हम सीख रहे हैं। उसने कहा एक दुकानदार 12.5% के लॉस कमाता है और 7700 की बेच देता है, तो बताइए कितने रुपए में खरीदी होगी। तो बेटा 12.5% ऑलवेज गिव्स यू 1/8। बोलो होगा कि नहीं होगा। वस्तु कितने की खरीदी होगी, 8 की, और लॉस कितने का हुआ बेटा, 1 का। बोलो हुआ कि नहीं। देखो वस्तु खरीदी कितने की बच्चों, 8 की, और बेच कितने की रहा, 7 की, क्योंकि 1 के घाटे में बेच रहा हूं, 1 के घाटे पर बेच रहा हूं, ठीक है। लेकिन वो वास्तव में बेटा बेच कितने की रहा है, 7700। बेटा किससे गुणा कर दूं, 1100 से, तो यहां भी 1100 से गुणा कर दो, 8800 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा, 8800 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। बोलो भाई। एक बार जरा मेरे को बता दो, क्या ये बातें समझ में आ गई बेटा आपको। कोई बालक ऐसा है जिसकी समझ में ना आया हो। हो गया, ठीक है, आगे बढ़े बेटा। अब एक क्वेश्चन आप लोग बना देना बस, फिर मैं अब टाइप उठाऊंगा और सीधा मैं उससे क्वेश्चन आपको कराना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। किसी को कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना, बस ये बेसिक था, बेसिक आपका समाप्त हो जाएगा। बात सुनना, एक दुकानदार कोई वस्तु खरीदता है कुछ रकम की, उसको 16 सही 2/3% के लाभ पर बेच देता है, ठीक है, और उसको जो बेचा गया वो बेचा गया 4200 रुपये की। तो बताओ वो वस्तु कितने रकम की आई थी। एक क्वेश्चन तो ये कर दो बेटा।
एक क्वेश्चन तो ये करो। दूसरा क्वेश्चन एक और दे रहा हूं मैं। एक दुकानदार कोई वस्तु 8,000 रुपये की खरीदता है, उस पर प्रॉफिट कमाता है 12.5% का, तो बताओ वो कितने की बेची गई होगी। ये बेसिक से दो क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर मैं टाइप की तरफ मूव करूंगा सीधा सीधा। ये केवल आज की क्लास आपकी बेसिक क्लास थी, इसमें आपको समझाना था कि रेशियो किस तरह से वर्क करता है आपका। अब बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इन सभी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट हिट करना शुरू करें। 16 सही 2/3 का मतलब होगा 1/6 का प्रॉफिट। इसका मतलब अगर सीपी 6 है तो बेटा एसपी कितना होगा? 7 होगा। बोलो होगा कि नहीं? 7 से किसकी गुणा करूं कि 42 हो जाए? 600 से। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 3600। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 3600 आंसर। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? इतना बेसिक क्वेश्चन है कि इस क्लास का प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। जैसे कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, 12.5% का मतलब होगा 1/8। प्रॉफिट है तो कितने खरीदा बेटा? 8 का। और बेच कितने की रहा हूं? 9 की। लेकिन खरीद कितने की रहा वो? 8,000। किससे गुणा कर दूं? 1,000 से। तो बेटा यहां कितना आएगा? 9,000 रुपया आंसर। एक बार जरा बता दो, एक बार मेरे को बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? क्लियर? बहुत बढ़िया। फटाफट एक क्वेश्चन बनाओ। पहला क्वेश्चन बनाइए बेटा, सभी को आंसर देना है। प्रॉफिट है 16 सही 2/3% का, और बेचा गया उसको 1750 का। आपको बताना है सीपी। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। प्रॉफिट है 8 सही 1/3% का, और बेचा गया 52390 का। आपको बताना है कि सीपी कितना होगा। मैंने आपको दो क्वेश्चन दे दिए, फटाफट से इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर दो, बस फिर नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करेंगे। ये दोनों मैं नहीं कराऊंगा, आपको खुद करने हैं। आप ही को आंसर देना है बेटा, मैं इसको नहीं सोल्व कराऊंगा। जल्दी जल्दी करिए। पहले क्वेश्चन का इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1500। 1500 रुपया आपका सही उत्तर है। अगर मैं दूसरे प्रश्न की बात करूं, दूसरे प्रश्न का उत्तर किसी का नहीं आया अभी तक, उत्तर आ जाना चाहिए था। इसका आंसर फटाफट बताइए। बिल्कुल सही। रेशियो बैलेंस करना सीख लो बस। अगर उस पर आपने वर्क करना स्टार्ट कर दिया तो आपके लिए एक क्वेश्चन करना एकदम हलवा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर दो बेटा, फटाफट इसका आंसर दो। देखो, इससे मेरे को बस इतना सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि बेसिक आपका ठीक हो गया है ये। फिर मेरे को अगले क्वेश्चन को बताने में दिक्कत नहीं आएगी। मतलब वो चीजों को हम अच्छे से उसको डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे। बेटा इसका आंसर आएगा 48360। इसका आंसर आएगा 48360। एवरीबडी गिव द आंसर प्लीज। और काफी बच्चों का आंसर आ गया। चलिएगा।
हो गया बेटा? देखिएगा, अब मैं आपको थोड़ा सा इस चैप्टर को बताने का, समझाने का एक वो देता हूं नजरिया कि हम इसको कैसे पढ़ाएंगे। हम इस चैप्टर को टाइप वाइज में डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को अगर मन में कोई क्वेश्चन हो उसको मैं दूर कर दूं। टाइप वाइज बोले तो एक एक तरह के क्वेश्चन, मान लो आर्टिकल्स बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम्पल आर्टिकल्स बेस्ड क्वेश्चन, आर्टिकल्स बेस्ड क्वेश्चन। आर्टिकल्स पर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे, और उन सभी को, चाहे उसमें 5 टाइप बने, चाहे 6 टाइप बने, चाहे 7 टाइप बने, सभी को एक साथ बताएंगे। ठीक है? जैसे कि प्राइस बेस्ड क्वेश्चन, जो कुछ क्वेश्चन मूल्यों पर आधारित होते हैं, जितने भी क्वेश्चन मूल्यों पर आधारित होंगे उन सभी को एक साथ इकट्ठा कराएंगे। इसमें भी कम से कम 4 टाइप आते हैं। जैसे कि आपको वेट एरर वाले क्वेश्चन आते हैं कि एक बेईमान दुकानदार, वेट एरर वाले क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो सारे क्वेश्चन। ठीक है? जैसे कि आपके क्वेश्चन और आप बनाते रहो, जैसे कि और हो सकते हैं, आर्टिकल्स हो गया, प्राइस हो गया, आपका इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है एक। ठीक है? बाकी इसमें तकरीबन हम इस चैप्टर को 7 या 8 टाइप में डिवाइड करके करेंगे। 7 to 8 टाइप, जो टाइप वाइज होंगे, 7 से 8 टाइप के क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। बनाने को तो मैं इस चैप्टर को 20 टाइप से बना सकता हूं। ठीक है? एक मिनट, विनय कुमार, मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा, शांत होकर पढ़ ले। ठीक है? आराम से पढ़ना हो पढ़ लो, ना ब्लॉक हो कहीं हो चला जा। कहाँ ही परेशान करते रहते हो? दुनिया इस समय में अपना पढ़ाई कर रही है और तुम मतलब यहाँ पे मतलब लड़कियों को कमेंट कर रहा कि बात कर लो। ये जितने भी उल्टे सीधे मैसेज करते हैं वो ब्लॉक कर दो तुरंत एकदम। ठीक है? जो भी कमेंट करे ब्लॉक एकदम। पढ़ लो, पढ़ाई के लिए है। हम लोग भी इतना समय आप लोगों को दे रहे हैं कि भाई आप लोग पढ़ लो। ठीक है? और क्लासेस प्रॉपर आपकी चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बढ़ा रहे हैं, एनर्जी बर्न कर रहे हैं। आप लोगों से भी उम्मीद रखते हैं कि आप लोग थोड़ा ध्यान दो और अच्छे से इसको पढ़ाई करो। कहाँ इतने इतने वो मतलब बेवजह फालतू काम करते रहते हो? इस ग्रुप में सारी कहीं ना कहीं जो हमारी बहनें जितनी भी लड़कियां पढ़ रही है वो सब पढ़ने के लिए आई। आप लोग कृपया करके परेशान ना करो, बार बार कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी के साथ ये टाइप, मैं इस चैप्टर को 7 या 8 टाइप में पढ़ाऊंगा। ये मैं बता दिया, आर्टिकल होगा, प्राइस बेस्ड होगा, वेट एरर होगा, इक्वेशन बेस्ड होगा, इस सब टाइप के क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है? तो अभी मेरे ख्याल से नया टाइप कल से शुरू करेंगे तो बेटर होगा। आज की क्लास यहीं रोक देते हैं, मुलाकात करेंगे कल नए जोश, नई उम्मीद और नए टाइप के साथ। जब तक सभी लोग इसको शेयर जरूर करना। ठीक है? मैं आपको ज्यादा नहीं बोलता कि शेयर करो आज, लेकिन बोल रहा हूँ क्योंकि नया टॉपिक है और बहुत सारे बच्चों जो ये सोच चुके थे कि सर एडवांस पढ़ा रहे हैं, वो लौट के आ जाएंगे और सीख लेंगे। एक अच्छी मुहिम है भाई, जो लोग घर पे टच में नहीं है उनका भला हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसमें मेरा सहयोग करेंगे। इसी के साथ मैं लेता हूं अलविदा। आप सभी को ढेर सारा प्यार, नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, नमस्ते, लव यू, बाय बाय, टाटा।